8. कर्ण, पिशाचनी और अर्जुन ने रात के अंधेरे में घूरती हुई आंखों से ट्रेन के ट्रैक्स पर देखा। उनके सामने कुछ दूर एक जाना पहचाना साया दिखाई दिया। तानी बिल्कुल बेजान सी बिना हिले डुले ट्रेन के बीचों बीच खड़ी थी, जैसे किसी मंत्रिक जाल में बंधी हो। तानी, ये यहाँ कैसे? ये नहीं हो सकता, वो हमारे सामने ही है। अगर ये ट्रैक्स पर ही रही तो ये मरेगी या इसकी ताकत से ट्रेन डिरेल होकर पलट जाएगी। और ये हिल क्यों नहीं रही है? ये हवेली में तुम्हारी छोड़ी उस जादुई किताब का काम लगता है। देखो कैसे बस हमारे एक इशारे पर खड़ी है, जैसे किसी कठपुतली को डोर से बांध दिया हो। जादुई किताब ने अपना काम शुरू कर दिया है। उसकी ये हालत देखने का जो सुख है वो तो अलग ही है। I am loving it. सोचो अर्जुन, अगर ये ट्रेन उस पर से गुजर गई तो किताब का जादू और गहरा हो जाएगा और ये उसके बस का नहीं। वो बस हमारी दुनिया में फंस चुकी है। एक और आत्मा मेरी ताकत बनेगी। दूसरी ओर एक ट्रेन आ रही थी और इधर तानी फंसी हुई थी। ट्रेन की स्पीड और तेज होती जा रही थी और उनके सामने वो मंजर और भी रोमांचक हो गया। तानी का चेहरा साफ दिख रहा था। वो बेहाल थी, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा एक बेचैनी थी। कभी सोचा नहीं था कि जिस दिन का इतना इंतजार कर रहा था वो इतनी आसानी से सामने आ जाएगा। हमने वो किताब वहां हवेली में छोड़ी थी, जैसे शिकार के लिए जाल बिछाते हैं, और देखो तानी उसमें वैसे ही फंस गई है। ये शिकार का असली मजा है अर्जुन। उसके डर और बेचैनी को देखो, एक पल में कुचलने का असर देखो। वो दोनों अब ट्रेन के दरवाजे पर हाथ रखकर उसके उछलने का इंतजार कर रहे थे, जैसे शैतानी खेल में अपनी जीत का समय देख रही हो। जैसे ही ट्रेन तानी के बिल्कुल करीब पहुंची, एक पल में तानी वहां से गायब हो गई, जैसे हवा में घुल गई हो। तानी का शोर अब भी उनके कानों में गूंज रहा था, लेकिन तानी गायब हो चुकी थी। कर्ण, पिशाचनी और अर्जुन एक पल के लिए पागलों की तरह इधर से उधर देखने लगे, जैसे जो नजर के सामने था उसका असलियत से कोई लेना देना ही नहीं हो। वो यहां होकर भी नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? पता था मुझे, ये बिच इतनी आसानी से कैसे मरेगी। शायद ये उस जादुई किताब का एक और छलावा था। वो किताब सिर्फ उसके और हमारे डायमेंशंस को मिलाने का काम कर रही है, लेकिन वो अभी तक हमारे पास पूरी तरह से नहीं आई। तो मतलब वो बस एक छाया थी और हम समझे वो असली में हमारे सामने है। बस ये समझ लो, तानी उस किताब के जाल में धीरे धीरे और घुल रही है। बहुत जल्द वो बस एक परछाई बनकर रह जाएगी जो हमारे इशारों से चलेगी। मालिया स्टेशन की हालत हमेशा की तरह कब्रिस्तान वाला सन्नाटा ओढ़े हुए था, लेकिन आज उसके पास लगी इक्का दुक्का स्ट्रीट लाइट्स जल बुझ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी तूफान के आने का सिग्नल दे रही हो। जैसे ही ट्रेन वहां रुकी, एक भरमाती हुई ठंड हवा में घुलने लगी। अब तक ट्रेन में जो शांति थी वो शोरगुल में बदल गई। लोग मोबाइल से ट्रेन का लाइव स्टेटस देख रहे थे, लेकिन लोकेशन देखकर उनके सिर चकरा गए थे। ये ट्रेन अपने रूट से अलग क्यों आ गई? नहीं कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या? अरे भाई, एक्सीडेंट भी होता तो ट्रेन रोक देते। ये वीराने में लाना समझ नहीं आ रहा है। ट्रेन के रुकते ही अर्जुन ने इंजन का दरवाजा खोला, लेकिन एक पल में गोली की घनघोर आवाज हवा को चीर गई और अर्जुन के कंधे में गोली घुस गई। अर्जुन लड़खड़ाकर ट्रेन और ट्रैक्स के बीच में फंस गया। उसने खुद को किसी तरह निकाला। ये क्या? अर्जुन के कंधे से खून की धार बहने लगी, जैसे उसके कपड़ों पर लाल रंग का बादल टूट पड़ा हो। वहीं
अर्जुन की हालत देखकर कर्ण पिशाचनी के अंदर गुस्सा फूट पड़ा। वो अर्जुन को आम इंसान से शक्तिशाली बना रही थी, लेकिन अभी अर्जुन उस स्तर पर नहीं पहुंचा था कि ऐसे हमलों का उस पर असर न हो। अर्जुन, संभालो अपने आप को। अपने घाव पर ये कपड़ा बांध लो और इस कोच में छिप जाओ। मुझे लगता है ये वही कांस्टेबल है जो हमारे कैबिन के बाहर आया था। मैं इस हालत में भाग नहीं सकता, तो मुझे किसी सेफ जगह पर छोड़ाओ। लेकिन ये कांस्टेबल ट्रेन से बाहर कब उतरा? ट्रेन तो अभी रुकी है। उसे हीरो सिंड्रोम होगा, तानी की तरह लोगों को बचाने की सनक। वो चलती ट्रेन से कूद गया होगा और बाद में कहीं से पोजीशन ली होगी। ओह! कर्ण पिशाचनी अर्जुन को लेकर तेजी से उड़ी और कुछ दूर मौजूद बंजर ट्रेन यार्ड में उसको लिटा दिया। मैंने तुम्हारे घाव को सील कर दिया है अपने जादू से। तुम पैनिक मत करना और ज्यादा मूवमेंट मत करना। मैं इस ट्रेन की राइड और उस कांस्टेबल को खत्म करके आती हूँ। अपने मनोरंजन के लिए लोगों का खून कर देने वाली कर्ण पिशाचनी के मुंह से ऐसी केयरिंग बातें बड़ी अजीब लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मगरमच्छ जैसा कोई प्रीडेटर खरगोश को सहला रहा हो। अब तक वो कांस्टेबल गायब हो चुका था। कहाँ गया? बाहर आ डरपोक। मामूली सिपाही का हीरो बनने का शौक है? बाहर निकल, मैं बनाऊंगी तुझे हीरो। तू मुझसे बचकर नहीं जा पाएगा। तुझे तो मैं तेरी ही हड्डी से चीर दूंगी। कर्ण पिशाचनी ने इधर उधर देखा। उसके खून से भरे आंखों में शिकार की प्यास चमक रही थी, लेकिन कांस्टेबल कहीं छिप गया था, जैसे मौत से पहले की आखिरी पुकार से बचना चाहता हो। लगता है तू ऐसे बाहर नहीं आएगा। तेरे सामने मौत की सेज बिछानी पड़ेगी। जब तक लोगों की जान को खतरा ना हो, तब तक तेरे अंदर का हीरो नहीं जागेगा। ट्रेन के दरवाजे बंद हो गए और लोगों के चेहरे टेरर और मजबूरी में जम गए। जो लोग भागकर कुछ दूर पहुंचे भी थे, उन्हें भी कर्ण पिशाचनी कुछ सेकंड्स में वापस ट्रेन में ले आई। कर्ण पिशाचनी ने अपने जादू से सबको स्थिर कर दिया था। वो जिंदा होते हुए भी बेजान से पड़े हुए थे, जैसे लाश को जिंदा रख दिया गया हो, बस मौत के एक नई कतार में। चलो इस नजारे को थोड़ा और भयानक बनाया जाए। उस कांस्टेबल के होशो हवास को हिलाने के लिए कर्ण पिशाचनी ने अपना खेल रचा। अपने लंबे जहरीले बालों को उसने ट्रेन में बेचारे लोगों की तरफ बढ़ा दिया। बालों की मदद से उसने उनके जिस्मों को एक साथ अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया। कर्ण पिशाचनी के बालों ने बाहर फैलकर सभी पैसेंजर्स को ट्रेन के आगे ट्रैक पर लाइन से लिटा दिया। अगर कोई दूर से देखता तो बिना हरकत करते पैसेंजर्स उसे मरे हुए लगते, लेकिन वो सब जिंदा थे, अपने ही शरीर में कैद, अपनी मौत को अपने पास आते देख रहे थे। कर्ण पिशाचनी का चेहरा एक अजीब से सुकून से भर गया। उसने थ्रोटल को पूरी तरह से खोला और ट्रेन जैसे मौत का एक शिकार पर थी, वो ट्रेन आगे की ओर गई और फिर रुक गई, तैयार थी इन बेचारे लोगों को कुचलने के लिए। तानी के चेहरे पर परेशानी और हैरानी एक साथ दिखाई दे रही थी। जैसे ही वो ट्रेन के और करीब आई, एक जोर का झटका लगा और अगले ही पल वो वापस हवेली के अंधेरों में थी। सांस लेने में भी उसे मुश्किल हो रही थी। उसके सामने क्रिश था, जो उसकी हालत देखकर चकित था। तानी, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्रिश, अभी अभी मैंने कर्ण पिशाचनी और अर्जुन को एक ट्रेन के इंजन में देखा, और वो ट्रेन के कई पैसेंजर्स भी खतरे में हो सकते हैं। मुझे किसी भी हालत में उस ट्रेन के पैसेंजर्स को बचाना है। पर ये सब उस किताब का कोई सिंबॉलिक पोर्टल या एक इल्यूजन भी तो हो सकता है। तानी, तुम्हें यकीन है कि ये सच में हो रहा था? नहीं क्रिश, मेरी योग माया के आभास से मुझे इस बात का यकीन है कि ये इल्यूजन नहीं था, ये सच है। हर एक पल यहाँ कीमती है। लेकिन तानी, ये किताब तो कई पोर्टल्स के राज अपने अंदर समेटे हुए हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि सही पोर्टल कौन सा है? अगर गलत पोर्टल खुल गया तो हम कहाँ जाएंगे?
इसका अंदाजा भी नहीं। कहीं उन लोगों को बचाने के चक्कर में हम हमेशा के लिए ट्रैप होकर न रह जाएं। क्रिश, इस वक्त हमारे पास रिस्क लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मुझे ये किताब अपने कंट्रोल में करनी ही होगी। और वो तुम्हारी बात क्यों मानेगी? देखते जाओ, जान सबको प्यारी होती है, इस किताब को भी अपना वजूद प्यारा होगा। तानी अपनी खड़क को अपने हाथ में मजबूती से पकड़कर जादुई किताब के सामने लाई। सुन रही है तू किताब? अगर तू मुझे उस सही पोर्टल के अंदर नहीं ले जाती तो मैं तुझे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। किताब जैसे तानी के इस फैसले और उसकी शक्तियों की तहकीकात कर रही थी। उसमें से एक अजीब सी चमक निकली और किताब में घंटी की तरह एक आवाज गूंजती है, जैसे वो उसकी कमांड को मान रही हो। धीरे धीरे एक रोशनी का चक्र बना और तानी और क्रिश के चारों तरफ घूमते हुए उन्हें अंदर खींचने लगा। एक पल में वो दोनों उसी वीरान और भयानक स्टेशन मालिया पर थे, जहां हवा में एक मनहूस महक थी। क्या हुआ तानी? तुम चीखी क्यों? इतनी देर इस किताब की पोर्टल में रहने के बाद मैं एक बार फिर से इसके अंदर आ गई। इससे मेरी एनर्जी ड्रेन होती हुई महसूस हो रही है। ओह, ऐसे में तुम कर्ण पिशाचिनी का सामना कैसे करोगी? मुझे नहीं पता, लेकिन इस सवाल का जवाब न मैंने पहले सोचा था न अब सोचूंगी। तानी और क्रिश ने अपने आसपास की जगह का जायजा लिया। स्टेशन पर एक अजीब सा सन्नाटा था। हवा में आग और धुंध की तेज महक थी, जो मनहूसियत को और गहरा बना रही थी। उनके कदमों के नीचे पुरानी टूटी प्लेटफॉर्म की जमीन थी। जैसे ही वो और आगे बढ़े, एक दिल को दहला देने वाला मंजर उनके सामने था। तानी और क्रिश ने एक दिल दहला देने वाला मंजर देखा। ट्रेन के ट्रैक्स पर करीब 150 पैसेंजर्स, जिन्हें कर्ण पिशाचनी के काले जहरीले बालों ने जकड़ रखा था, सब पैसेंजर्स डरे हुए थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। क्रिश ने उन्हें देखा और सवाल किया, तानी, ये सब वहां से भाग क्यों नहीं रहे? मौत इनके सर पर खड़ी है, ये सब होश में तो हैं? क्रिश, ये सब कर्ण पिशाचिनी के पाश में बंधे हुए हैं। इनका दिमाग तो इनके कंट्रोल में है, लेकिन शरीर जैसे कर्ण पिशाचिनी की सुन रहा है। तभी उनके कानों में एक तेज हॉर्न सुनाई देती है और पीछे मुड़ते ही उन्हें एक ट्रेन आती हुई दिखती है। तानी ने ट्रेन की तरफ देखा और उसका चेहरा परेशानी से भर गया। ये ट्रेन, इसमें जरूर कर्ण पिशाचिनी मौजूद है। तानी अपनी शक्तियों को एकत्रित करके ट्रेन की गति को धीमा करने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन पर उसका कुछ खास असर नहीं हो रहा था। जैसे जैसे वो करीब आ रही थी, तानी का चेहरा परेशानी और हैरानी से भर गया। तानी, कुछ करो। इस तरह इतने लोगों को मरते हुए देखने से तो अच्छा है हम लोग इस पोर्टल में आते ही नहीं। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ क्रिश, लेकिन ट्रेन की मोमेंटम और कर्ण पिशाचिनी की शक्ति के आगे मेरी कोशिश फीकी लग रही है, लेकिन मैं आखिरी सेकंड तक लड़ूंगी। तानी बिना कुछ सोचे समझे ट्रेन के ट्रैक्स पर आ गई। इंजन में बैठी हुई कर्ण पिशाचिनी मुस्कुरा उठी। अरे असली तानी, ये यहाँ कैसे आ गई? चलो, जो भी हुआ अच्छा हुआ। मुझे तो बिन मांगे मोती मिल गया। 150 पैसेंजर्स और एक तानी, 151 तो मेरे लिए सोने पे सुहागा हो गया। लेकिन तभी वो आम कांस्टेबल, जिसके दिल में इंसानियत का जज्बा था, ट्रेन के पास एक अंधेरे कोने में छुपा हुआ था। उसके चेहरे पर डर और हिम्मत दोनों की छाप थी। पता नहीं कैसे, लेकिन उस पर कर्ण पिशाचिनी के जादू का कोई असर नहीं था। अगर मैं अब नहीं निकला तो ये बेचारे लोग मौत के मुंह में चले जाएंगे। मेरा यहां होना शायद भगवान का ही कोई संदेश है। ये पिशाचिनी अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाएगी। कांस्टेबल ने धीरे से अपने आसपास देखा और तेजी से उस ट्रैक स्विच लीवर की तरफ बढ़ने लगा, जो ट्रेन के रास्ते को दूसरी तरफ मोड़ सकता था। हर कदम उसके लिए मानो एक युद्ध के समान था। ट्रेन का इंजन तानी के शरीर से कुछ ही दूरी पर था। क्रिश से तानी का यह बलिदान देखा नहीं गया और वो उसे ट्रेन के रास्ते से हटाने के लिए
ट्रैक्स पर कूद गया। तानी, हटो वहां से, ये पागलपन है। कम से कम अपनी जान तो बचाओ। कांस्टेबल ने अपने सारे डर को एक तरफ रखकर लीवर को मजबूती से पकड़ा और जोर से खींचा। ट्रेन अपने आप रास्ते से मुड़ गई और कर्ण पिशाचनी की मौत की राइड अपने असली रास्ते से भटक गई। ये कौन है जो मेरे रास्ते में आया है? वो सुखंडी सा सिपाही, आज तू मौत लिखवा के आया है। तूने कर्ण पिशाचिनी से उसके शिकार छीनने की हिम्मत की, तुझे मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगी। कांस्टेबल के साहस ने मौत के रास्ते को बदल दिया था। इधर कर्ण पिशाचनी कुछ कर पाती उससे पहले ही तेज स्पीड से ट्रेन काफी दूर उस यार्ड के पास क्रैश हो गई जहां कर्ण पिशाचनी ने घायल अर्जुन को लिटाया था। जैसे ही ट्रेन दूसरी तरफ डीरेल हुई, वो पलट गई और उसके कुछ डब्बे एक के ऊपर एक चढ़ गए। कर्ण पिशाचनी के लंबे बालों की पकड़ ढीली हो गई और लोग ट्रेन ट्रैक से उठकर प्लेटफॉर्म की तरफ भागने लगे। कांस्टेबल की निगाहें उस ट्रेन पर थी। उसके चेहरे पर एक संतुष्टि थी, जैसे उसने अपनी ड्यूटी निभा दी हो। तानी और क्रिश उस कांस्टेबल की दिलेरी देखकर बहुत खुश थे और उनके मन में यह शांति थी कि भले ही वो कुछ न कर पाए, पर किसी ने तो इतनी जानें बचा ली। तुमने देखा तानी, उस कांस्टेबल पर कर्ण पिशाचिनी का पाश या जादू असर नहीं कर रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारे साथ बाद में आया था तो मेरा उसके जादू में न फंसना समझ में आता है, लेकिन ये कांस्टेबल तो ट्रैक्स के पास ही छुपा हुआ था। इसका एक्सप्लेनेशन तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये पिछले जन्म में कोई बड़ा साधु या बहुत बड़ा योगी होगा, जिस वजह से अब भी अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचा रहा है और उन्हीं पुण्य कर्मों की वजह से इस पर कर्ण पिशाचिनी का पाश नहीं चढ़ा। वो दोनों कांस्टेबल के पास बढ़ने लगे। खतरा अभी टला नहीं था। कर्ण पिशाचनी किसी भी समय वापस लौट सकती थी। क्रिश, हमें किसी तरह इन सब पैसेंजर्स को यहाँ से निकालना होगा। ये लोग पैनिक होकर कुछ समझ भी नहीं पा रहे हैं। ऐसा ना हो कि अपनी जान बचाने के चक्कर में ये पास की गहरी नदी या हाईवे के ट्रैफिक के सामने कूद जाएं। तुम ठीक कह रही हो तानी, लेकिन इस ट्रेन में कर्ण पिशाचिनी के होने के कारण कोई भी नॉर्मल तरीका काम नहीं करेगा। हमें सोचना होगा कैसे इन लोगों को इसके जादू से दूर रखें। इसी बोलचाल के बीच उनकी नजर उस कांस्टेबल पर पड़ती है जो चक्कर खाते हुए ट्रैक्स पर गिर गया था। कर्ण पिशाचनी के जादू से वो बच तो गया था, लेकिन उसका कुछ तो असर उस पर भी हुआ था, जिस वजह से नॉर्मल चलना भी उसके लिए तेज भागने जैसा लग रहा था। उसकी आंखें अधखुली थी और उसका चेहरा उसके थकान को साफ झलका रहा था। तानी और क्रिश ने उसके पास जाकर उसे उठाया और उससे बोला, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी जान पर खेलकर सब पैसेंजर्स को बचाया। आपको हम जो बताएंगे वो शायद अजीब लगे, लेकिन आप देख ही चुके हैं कि आपके आसपास इतने कम समय में कितनी सुपरनैचुरल चीजें हुई हैं। ये कर्ण पिशाचिनी वो एक आम आत्मा या भूत नहीं है। कर्ण पिशाचिनी, ये नाम तो सुना है, लेकिन तुम लोग कौन हो? मैं क्रिश हूं और ये तानी। हम दोनों कर्ण पिशाचिनी से अच्छे से वाकिफ हैं। उसके पास जो शक्ति है वो किसी आम इंसान की समझ से परे है। वो एक ऐसी प्राचीन शक्ति से जुड़ी हुई है जो किसी भी इंसानी जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकती है। और वो सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए इन बेचारे लोगों की जान लेना चाहती है। उसकी शक्तियों का असर आम इंसानों पर होता है, लेकिन हम कुछ साधना और तपस्या से अपने आप को उसके जादू से बचा सकते हैं। तो तुम दोनों उसका सामना कर सकते हो, पर ये लोग इन सबको कैसे बचाओगे? तानी और क्रिश अभी अपना प्लान बनाने की कोशिश ही कर रहे थे कि तभी उनके सामने एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। कर्ण पिशाचिनी आसमान से उतर रही थी, अपने हाथों में अर्जुन के घायल और बेहाल शरीर को पकड़े हुए। उसके चेहरे पे बहुत गुस्सा था, जैसे वो अभी सब कुछ खत्म करने वाली हो। आज मैं तुम दोनों से अपना बदला पूरा करूंगी। पहले तुम्हें मारूंगी तानी, और फिर ये कांस्टेबल भी मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। इन पैसेंजर्स को जाने दो कर्ण पिशाचिनी, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तू कौन है?
तेरी शक्ल तो जानी पहचानी सी है। अरे ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, श्यामदा तुम भी आए हो। तुम रॉय चौधरी फैमिली वालों को बार बार जन्म लेना अच्छा लगता है क्या? ओह, तुम तो कुछ बदले हुए लग रहे हो। बाकियों की चिंता मत कर, तुम्हें भी मुक्ति मिलेगी। उसके बाद फिर कभी यू विल नॉट फील टू टेक अनदर बर्थ। उसने अपना हाथ उठाया और एक शक्तिशाली वार तानी की तरफ किया। तानी ने भी तुरंत अपने हाथों से एक ऊर्जा की ढाल बनाई और वार उस पर पलट दिया। लेकिन अब उसके पास वो पूरी शक्ति नहीं थी, क्योंकि उस किताब के आयाम में उसकी शक्ति खो चुकी थी। कर्ण पिशाचनी के सामने तानी कमजोर पड़ रही थी। हे भगवान, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो तानी और ये सारे पैसेंजर भी नहीं बचेंगे। मुझे कुछ और करना पड़ेगा। इस लड़की को यहाँ मोर्चा संभाले रहने दो, मैं अर्जुन को लेकर यहाँ से निकलता हूँ। बाकी तुम मेरे सिग्नल का वेट करना, एक सेफ डिस्टेंस पर पहुंचकर इशारा दूंगा। कांस्टेबल ने लड़ाई के शोरगुल का फायदा उठाते हुए अर्जुन के घायल बेहोश शरीर को घसीटकर ट्रेन से दूर ले गया और एक बाइक पे उसे बिठाकर तुरंत जुगाड़ करके बाइक स्टार्ट की। उसने एक आखिरी नजर तानी और कृष पर डालकर उस बाइक को तेज रफ्तार में भगा दिया। इधर कृष ने कांस्टेबल के सिग्नल के बाद कर्ण पिशाचनी का ध्यान हटाने के लिए एक चाल चली। उसने जोर से आवाज लगाई, कर्ण पिशाचनी, तुम्हारा लवर तो तुम्हारे हाथों से निकल गया है। वो कांस्टेबल अर्जुन को लेकर भाग गया। यह सुनकर पिशाचनी के चेहरे पर गुस्सा और जुनून भर गया। उसकी आंखें अपमान से जल उठी। अर्जुन, मेरे अर्जुन, कैसे हिम्मत हुई उस कांस्टेबल की? वो कीड़ा अर्जुन को मुझसे दूर ले जाने की कोशिश करेगा। गुस्से में आके उसने तानी को छोड़ दिया और पूरी स्पीड में उड़ते हुए कांस्टेबल के पीछे भागी। तानी ने अपने सामने उस भयंकर शक्तिवार को हटते हुए देखा और बिना वक्त गवाए अपने हाथों में ऊर्जा का एक जाल बना लिया। यही मौका है, मुझे सभी पैसेंजर्स को यहाँ से ले जाना होगा। तानी ने अपनी ऊर्जा को अपने हाथों में समेटे हुए अपने साथ ट्रेन के सभी पैसेंजर्स को ऊर्जा के जाल में बांध दिया और उसके इशारे पर किताब का पोर्टल दोबारा खुला। वो पोर्टल का दरवाजा इन सब के लिए एक नई जिंदगी थी। एक आखिरी बार कृष्ण ने तानी की तरफ देखा। तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया तानी। इस वक्त इन लोगों को बचाने का यही एक रास्ता था, लेकिन उस बेचारे कांस्टेबल को हम नहीं बचा पाए। अगर वो अब तक बच गया है तो शायद आगे भी प्रकृति उसे बचा ले। 150 जानों को बचाने के लिए उसने अपनी एक जान दांव पर लगाई है। काली माँ उसकी रक्षा करे। जैसे ही पोर्टल में सभी पैसेंजर्स दाखिल हुए, तानी ने पोर्टल का दरवाजा बंद कर दिया। बस थोड़ी देर और रोक लूं इसे यहाँ पर तो कुछ सोच सकता हूँ। कांस्टेबल ने अपनी बाइक को तेज किया और भागते हुए वो कोलकाता की तरफ रवाना हो गया। अगर तू समझ रहा है कि इस भीड़ के बीच आकर तू बच जाएगा तो ये तेरी गलतफहमी है। तू बस अपनी मौत को देखने वाले लाइव ऑडियंस की संख्या बढ़ा रहा है। कर्ण पिशाचनी ने रास्ते में आने वाले एक ब्रिज की तरफ जाकर अपना हाथ उठाया और उसकी शक्तियों का प्रभाव ब्रिज पर दिखने लगा। ब्रिज के लोहे के तारे कांपने लगे, जैसे कोई अजीब सी ताकत उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही हो। हाँ? अगर ये ब्रिज टूट गया तो? कर्ण पिशाचनी तेज रफ्तार में उड़ते हुए ब्रिज के दूसरे हिस्से तक पहुंच गई थी। उसने अपने हाथ उठाए और एक अजीब सी काली शक्ति ब्रिज के तारों और पिलर्स में उतरने लगी। ब्रिज के लोहे की तारें कांपने लगी, जैसे कोई अजीब सी ताकत उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही हो। गुस्से में उसकी सांसों की आवाज और भयानक हो गई थी, जो इतनी दूर खड़े कांस्टेबल तक को सुनाई दे रही थी। और कर्ण पिशाचनी के होंठ ऐसे थर्रा रहे थे जैसे वो पूरी ब्रिज को गिरा देना चाहती थी। अगर ये ब्रिज टूट गया तो? कांस्टेबल ने बाइक को और तेज कर दिया। इस बार ये बाइक तेरे कोई काम नहीं आएगी। ब्रिज बुरी तरह से हिलने लगा और कांस्टेबल अर्जुन को लेकर चलती बाइक से गिर पड़ा।
चला, कैसा लगता है जब अपने प्लान पर पानी फिर जाए। मैंने भी उस ट्रेन में बैठते हुए बहुत सारे प्लान्स बनाए थे। तेरी हीरोगिरी ने सब बर्बाद कर दिया। अब भी मौका है, अर्जुन को मुझे वापस कर दे और एक शांत मौत मर जा, नहीं तो तेरे जिस्म का एक एक चिथड़ा खींचकर नीचे मछलियों को खिला दूंगी। कांस्टेबल ने अपने चेहरे पर छुपी घबराहट को पीछे छोड़ा और अर्जुन की तरफ देखा, जो अभी भी बेहोश था। उसने बाइक को ब्रिज के किनारे पर लगाया और अपनी बेल्ट से अर्जुन को बांध दिया और राइफल लेकर कर्ण पिशाचनी का सामना करने के लिए खड़ा हो गया। अगर मुझे इसे रोकना है तो यहीं रोकना होगा, और मेरे लिए यह सिर्फ एक जंग नहीं, मेरा इम्तिहान है। 1 सेंटीमीटर भी आगे मत आना कर्ण पिशाचनी, मेरी राइफल इसकी खोपड़ी पर है। अगर तुमने कोई भी हरकत की तो मैं इसे यहीं खत्म कर दूंगा। हाँ, तुम जैसे इंसान मेरे और अर्जुन के बीच में आकर क्या सोचते हो? और तूने तो मेरे मुंह से दानी का शिकार खींचा है। देखो, हम एक डील कर सकते हैं। तुम्हें अर्जुन मिल जाएगा और मैं यहां से दूर चला जाऊंगा। तू मुझसे डील करेगा? सौदा बराबरी के लोगों के बीच होता है। कर्ण पिशाचनी ने अपने हाथों को ऊपर उठाया और उसके बाल से निकलते हुए काले धागे जैसे तार अर्जुन और कांस्टेबल की तरफ बढ़ने लगे, जैसे वो उसे खींचने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट थी, जैसे उसने अपनी जीत को पा लिया हो। नहीं, तू उसे वापस नहीं ले जा सकती। अगर तू सोच रहा है कि गंगा में कूद कर तू बच जाएगा तो उसका मौका तुझे नहीं मिलेगा। मैं तुझसे अर्जुन को भी लूंगी और तेरी मौत भी। कांस्टेबल के पास अब कुछ ही सेकंड का वक्त था, या तो आर या पार। उसने उछलकर बाइक को सेल्फ स्टार्ट करके गियर में लगाया और अर्जुन को बाइक सहित ब्रिज के टूटे हिस्से की तरफ बढ़ा दिया और खुद ब्रिज की दूसरी साइड में कूद गया। नहीं अर्जुन। फिर मिलते हैं कर्ण पिशाचनी। अब कर्ण पिशाचनी के सामने एक चॉइस थी, या तो वो अर्जुन को बचाए या कांस्टेबल को पकड़े। लेकिन गुस्से और भावनाओं में जैसे उसका दिमाग सही काम नहीं कर रहा था। उसने गंगा में गिरते हुए कांस्टेबल के ऊपर एक ज्वाला शक्ति का वार किया। तू एक कीड़ा होकर मुझसे टॉन्ट करेगा? ले मर बास्टर्ड। कांस्टेबल के शरीर ने जिस सेकंड गंगा को छुआ, उसी सेकंड कर्ण पिशाचनी का ज्वाला वार उसकी छाती से टकराया और वो बेसूध होकर गंगा में समा गया। अब उसके जिंदा रहने की संभावना बहुत कम हो गई थी। वो गंगा के तेज बहाव में आगे बह गया, लेकिन कर्ण पिशाचनी ने एक भूल कर दी थी। ओह नो, इस कांस्टेबल ने मुझे इतना इरिटेट कर दिया कि मैं अर्जुन पर ध्यान ही नहीं दे पाई। वो गंगा में गिर चुका है और कर्ण पिशाचनी के रूप में गंगा को स्पर्श करना बहुत रिस्की है। कर्ण पिशाचनी को उम्मीद नहीं थी कि एक अदना सा सिपाही उसे इतना परेशान कर देगा। पवित्र गंगा में कूदने का अंजाम उसे नहीं पता था। अर्जुन को बचाने के लिए मुझे नर्क की आग में जलना भी मंजूर है। जो होगा देखा जाएगा। कर्ण पिशाचनी उड़ती हुई अर्जुन के ऊपर पहुंची और गंगा में छलांग लगा दी। ओह, ये क्या हुआ? मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? ओह शिट, गंगा के असर से मेरा रूप इंसान वाला हो गया। मैं फिर से चीनी बन गई हूँ। इस तेज बहाव में खुद की जान बचाना मुश्किल हो रहा है। इससे मैं अर्जुन को कैसे बचा पाऊंगी मैं? अब कर्ण पिशाचनी को इंसान के शरीर की लिमिटेशन समझ आ रही थी। वो गंगा के पानी से जितना लड़ने की कोशिश कर रही थी, वो पानी उसको अर्जुन से उतना ही दूर कर रहा था। जाने किस घड़ी में उस ट्रेन को तबाह करने की थॉट मेरे मन में आया था। काश मैं गुपचुप तरीके से कोलकाता आकर अपना काम शुरू करती, लेकिन खून की प्यास के आगे मैं सब भूल जाती हूँ। अर्जुन का शरीर अब भी चीनी को देख रहा था, लेकिन वो इतनी दूर जा चुका था कि अब चीनी की उम्मीदें टूटती हुई दिख रही थी। नहीं नहीं, शिट,
अर्जुन तो कुछ सेकंड में नदी में डूब जाएगा। काश ये होश में आ जाए। अचानक चीनी को अपने पैर पर बड़े नुकीले दांतों का शिकंजा महसूस हुआ। ये क्या? कहीं कुछ फंस तो नहीं गया? इससे टकराते ही मेरे पैर से बहुत खून बह रहा है। इस हालत में मैं ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाऊंगी। तभी चीनी ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके होश उड़ गए। उफ, ये पूरा सपना तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। गंगा के तेज बहाव में चीनी का संघर्ष बढ़ता जा रहा था। कई तरीके के जाल और लोहे के टुकड़े उस पानी में बह रहे थे और चीनी को जख्मी कर रहे थे। चीनी ने अपनी आखिरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश की। नहीं, कोई बचाओ। चीनी के मुंह से अपनी जान बचाने के लिए मदद की गुहार बहुत अजीब लग रही थी। खून बहने और ताकत कम होने की वजह से चीनी की आंखों के आगे धुंध सी छा गई थी। उसकी सांस धीरे धीरे ठंडी पड़ रही थी और वो पानी में डूबती जा रही थी। तभी किनारे पर बैठा एक ड्राइवर शोभित ये नजारा देखकर अलर्ट हो गया। एक पल के लिए उसने सोचा, क्या वो उस लड़की को उस जाल से बचा पाएगा? लेकिन उसने अपनी हिम्मत को संभाला और सीधे पानी में छलांग लगा दी। ये लड़की पानी में जा रही है, उसका खून बह रहा है, मुझे किसी भी हाल में उसे बचाना होगा। शोभित ने हिम्मत जुटाकर गंगा में छलांग लगा दी, पर वो जगह इतना ज्यादा लोहे के टुकड़ों और जालों से फंसा हुआ था कि उसे भी तजुर्बा होने के बावजूद मुश्किल हो रही थी पानी में तैरने में। ओह, फंस गया। शोभित ने अपनी टांग को आजाद करने के लिए अपनी खुखरी निकाली और जोर से लोहे के जंजीर को छुड़ाने की कोशिश की। अचानक वो उस जाल से आजाद हो गया। चल, अब यहां से भाग शोभित। शोभित ने चीनी को अपनी बाहों में संभाला और तेजी से किनारे की तरफ तैरने लगा। किनारे पर पहुंचकर उसने चीनी को सुरक्षित जमीन पर लिटा दिया और उसका खून साफ करने लगा। इसका बहुत खून बह चुका है, लगता है इसे तुरंत इलाज की जरूरत है। शोभित ने चीनी को अपने कंधे पर उठाया और अपने घर की तरफ ले गया, जहां उसने उसका इलाज का इंतजाम किया था। हवेली के प्रवेश द्वार पर हलचल मच रही थी। तानी, क्रिश और सभी पैसेंजर्स किताब के पोर्टल के माध्यम से वापस आ चुके थे। सभी पैसेंजर्स अभी तक डरे और चिंतित थे, पर यह शांति जल्दी ही टूट गई। अरे भैया, तुम कौन हो और हमें यहाँ कहाँ ले आए हो? हैं? हाँ, हम कैसे मान ले कि तुम उस चुड़ैल के साथ नहीं मिली हुई हो या कोई आत्मा तो नहीं हो? हाँ, आखिर ये पोर्टल उस स्टेशन से इस अनजान हवेली में हम सब का आना कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप लोग शांत हो जाइए। उस समय आपको बचाने का कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था, इसीलिए मजबूरी में मुझे आप सबको लेकर वहां से भागना पड़ा। वैसे अगर तानी के पास सुपरनेचुरल पावर्स हैं जो आप सब देख चुके हैं, तो आप लोगों के पास और चॉइस है क्या? वो आपको मौत के मुंह से बचाकर लाई है और आप उसी पर सवाल कर रहे हैं। क्रिश की बात सुनकर पैसेंजर्स चुप हो गए, लेकिन तानी का ध्यान लोगों के सवालों से ज्यादा कहीं और था। क्रिश, एक मिनट, ये कुछ गड़बड़ है। मैंने सब लोगों को पोर्टल से निकाला था, लेकिन अब यहाँ 148 पैसेंजर्स ही हैं। क्या? पर हमारे साथ तो 150 लोग थे, बाकी के 2 लोग कहां गए? तानी और क्रिश के चेहरे पर चिंता की लकीर दिखाई दी। सभी पैसेंजर से पूछताछ शुरू हुई, लेकिन किसी के पास इसका जवाब नहीं था। तभी एक बूढ़ा आदमी जो अपनी जगह पर बैठा था कांपते हुए आगे आया। बेटा, हमारे सामने एक औरत और उसकी छोटी सी बेटी बैठी थी, लगभग 7 साल की, लेकिन अब वो दोनों यहाँ नहीं हैं। ये कैसे हो सकता है? पोर्टल से सभी को साथ निकालने की कोशिश की थी, सभी एक साथ मेरे मैजिक नेट में थे, वो दोनों कैसे बाहर रह गए? शायद पोर्टल के किसी दूसरे कोने में फंस गई होंगी, या शायद कर्ण पिशाचनी का जादू उन्हें रोक रहा हो। हवेली के अंदर का माहौल अब और भी भयानक लग रहा था। 2 लोग पोर्टल के अंदर ही अटक गए थे और उसका मतलब था कि कर्ण पिशाचनी की शक्तियों का एक और गंदा खेल अब भी जारी था।
हमें उन दोनों को वापस लाना होगा क्रिश। अगर वो दोनों पोर्टल के अंदर फंस गई हैं, तो वो माहौल उन्हें जिंदा नहीं रहने देगा। तानी और क्रिश के चेहरे पर चिंता और गुस्सा साफ दिख रहा था। 2 पैसेंजर्स का ना होना एक बड़ी प्रॉब्लम थी और अब तक उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। बाकी पैसेंजर्स भी इस बात से और ज्यादा घबरा गए थे। क्या दो लोग वापस नहीं आए? मतलब हम भी यहाँ सुरक्षित नहीं है? वो छोटी लड़की और उसकी माँ, उनका क्या होगा? वो उनके साथ कुछ गलत कर देगी। तानी ने अपने गुस्से और चिंता को संभालते हुए अपनी आवाज को मजबूत बनाया। देखिए, मुझे पता है ये सब बहुत डरावना लग रहा है, लेकिन यहाँ खुद को संभालना सबसे जरूरी है। मैं कुछ करती हूँ। लेकिन तानी, ये जादुई किताब तो तुमसे डरती है। तुम्हारी खड़क के आगे तुम्हारा बताया मनचाहा काम कर देती है। फिर अब इसने ऐसा क्यों किया? ये तांत्रिक शक्तियाँ बहुत चालाक होती हैं क्रिश। ऐसा करके इस किताब ने अपना बदला मुझसे लिया है। इसने सोचा होगा कि भीड़ भाड़ और पैनिक में किसी का ध्यान उन 2 लोगों के गायब होने पर नहीं जाएगा। तो अपनी खड़क से इसे डराओ और अपनी बात मनवाओ। This is not that simple. इसे पता है कि जब तक इसके अंदर होस्टेज की तरह निर्दोष जने बंद हैं, तब तक मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन अब भी मैं इसका दरवाजा तो खुलवा कर ही रहूंगी। फिर तानी ने अपने हाथों को बंद किया और अपने अंदर की शक्ति को जागृत करने लगी। उसके आसपास एक रंगीन आभा फैल गई। तानी, संभल कर। इतने कम टाइम में पोर्टल के साथ बार बार छेड़छाड़ करना खतरनाक हो सकता है। अगर मैं कुछ नहीं करती तो वो दोनों मारे जाएंगे क्रिश, और ये गण पिशाचिनी का और एक श्राप बन जाएगा जो मुझे कभी चैन से जीने नहीं देगा। तभी पोर्टल के अंदर से एक अजीब सा धुंधला रूप दिखने लगा। धीरे धीरे एक औरत घूंघट में सामने आई। उसके साथ एक 7 साल की छोटी लड़की थी, जो पहले की तरह अपनी मां के हाथ मजबूती से पकड़े हुए थी। लेकिन अब उनका रूप पहले से अलग था। उनकी आंखें लाल थी और चेहरे से एक अजीब सी भयानक हंसी फूट रही थी। तानी, संभल जाओ। ये वही औरत और लड़की है जो अंदर गायब हो गई थी, पर इनका रूप तो बहुत भयानक और अजीब हो गया है। तानी ने अपने हाथों से एक सुरक्षा चक्र बनाया, लेकिन तभी वो औरत और उसकी बेटी पोर्टल से तेज हवा के साथ बाहर निकली और तानी की तरफ अपने हाथ बढ़ाए। तुम कौन हो? तुम्हारे अंदर कौन है? मुझे छोड़ दो। लेकिन वो औरत बिना कुछ बोले एक शक्ति के जोर से तानी को खींचने लगी। तानी ने अपना संतुलन बनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्तियां भी कमजोर पड़ रही थी। कोलकाता में शोभित के घर के एक कोने में कम रोशनी वाली जगह पर चीनी एक पुरानी चारपाई पर लेटी हुई थी। उसके कई जगह से खून टपकते जख्मों पर शोभित ने दवाई लगाई, पर उसका चेहरा अब भी उस घटना की यादों से बेचैन था। बाप रे, आज जैसा इनकाउंटर तो शायद जिंदगी में फिर कभी नहीं होगा। मेरी बोट भी डूब गई। इतनी सारी जंजीरें और लोहे, इस लड़की का रेस्क्यू, ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी मूवी का हिस्सा बन गया हूं। तभी शोभित का ध्यान चीनी पर गया, जो आधी बेहोशी की हालत में करा रही थी। कर्ण पिशाचनी की शक्ति से चीनी के चेहरे और बॉडी पर एक अजीब सा अट्रैक्शन आ गया था। शोभित ने ऐसी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी थी। ये लड़की कौन है और इतने गहरे घाव लेकर भी जिंदा कैसे है? इतने जख्मों के बाद कोई आम इंसान जिंदा नहीं बचता। शायद इसके एड्रेनलिन रश ने इसको बचा लिया। तभी चीनी की सांसें तेज हो गई और उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। उसके चेहरे पर पहले तो एक अजीब सा डर दिखने लगा, पर फिर उसकी नजर शोभित पर पड़ी। रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। तुम अब सेफ हो। काफी दिलेरी से लड़ी तुम। कोई एथलीट या सोल्जर हो क्या? तुम कौन हो? तुम्हें बचाने वाला फरिश्ता समझ लो। उस जगह और पानी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। पता नहीं तुम्हारी किस्मत को अच्छा कहूं या खराब, जो तुम्हारे साथ ऐसा भयानक कांड हुआ और तुम उनसे बच भी गई। हाँ, नेचर को मैं पसंद नहीं आती। मेरे साथ ऐसी चीजें होती रहती हैं।
पर चीनी के मन में एक अलग घबराहट थी। उसने अपनी यादों में वापस जाने की कोशिश की। जंजीर, खून, एंकर और गंगा की पवित्र स्पर्श से उसकी खोई शक्तियां और अर्जुन, ये सब उसके दिमाग में घूम रहा था। कहीं बेहोशी में मेरा कर्ण पिशाचनी वाला रूप हावी तो नहीं हुआ होगा? ये लड़का मेरी सच्चाई जान गया तो? नहीं, मुझे शांति से यहाँ से निकलना होगा। देखो, तुमने कुछ अजीब और खतरनाक चीजें देखी होंगी, लेकिन अगर तुम मेरे घर तक जिंदा पहुंच गई हो तो इसका मतलब है कि भगवान तुम्हारे साथ हैं। शोभित ने एक गर्म कपड़ा चीनी के पैर पर रखा और उसके हाथ में पानी का गिलास पकड़ाया। चीनी ने पानी पिया, लेकिन उसकी नजर शोभित की आंखों में थी, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। अच्छा, तुमने किसी आदमी को गंगा में देखा था? हाँ, लेकिन वो काफी आगे तक बह गया था। घबराओ मत, मैंने पुलिस कंट्रोल रूम और अपने साथी डाइवर्स को तुरंत मैसेज भेज दिया था। वो लोग तुरंत उसके रेस्क्यू में लग गए थे। वो तुम्हारा कोई लगता था क्या? चीनी का मन अब भी कुछ ज्यादा रिवील करने का नहीं था। उसने बात बदलने की कोशिश की। नहीं, मैंने उसे नदी में बहते हुए देखा था, बस वो याद आ गया। तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए थैंक्स। हाँ, मुझे लगता है तुम ज्यादा डेंजरस हो। तुम्हारा रूप, तुम्हारी आंखें जैसे किसी दूसरी जगह की हूं। शोभित के शब्दों ने चीनी को और कॉन्शियस कर दिया था। इस समय वो अपनी शक्तियों और शरीर के साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती थी। शोभित ने उसकी जान बचाई थी, एक साइकोपैथ होते हुए भी। इस एहसान की वजह से वो शोभित को मारे बिना वहां से आगे बढ़ना चाहती थी। उसने अपने हाथों को संभालते हुए कहा, मैं तो बस एक नॉर्मल इंसान हूँ। मुझे बस यहाँ से कोलकाता जाना है। मेरे कुछ काम वहाँ पेंडिंग है। कोलकाता है तो ये भी कोलकाता का हिस्सा, लेकिन थोड़ा आउटर हो गया। लेकिन तुम यहाँ आई कैसे? तुम्हारा घर कहाँ है? शोभित के सवालों का जवाब चीनी के पास नहीं था। उसका दिमाग उस घटना के दर्द और अपनी असलियत को छुपाने की कोशिश में उलझ गया था। मेरी कहानी इतनी सिंपल नहीं है। मैं इस समय अपने बारे में बात करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, पर मुझे अब यहाँ से जाना होगा। अभी नहीं, तुम्हारे जख्म अभी ठीक नहीं हुए हैं, और अगर तुम अकेली बाहर गई तो कोई और खतरा तुम्हें ले डूबेगा। एट द एंड मैंने तुम्हारी जान बचाई है। एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो मुझे कुछ बता ही सकती हो अपने बारे में। चीनी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसने ऑकवर्ड साइलेंस को तोड़ने के लिए कहा, तुम मजाक अच्छा करते हो, पर मुझे अभी कोई मूड नहीं है कुछ बोलने का। अरे मैं मजाक कर रहा था, तुम रिलैक्स करो। लेकिन फिर भी तुम्हें आराम की जरूरत है। चाहो तो मैं तुम्हें सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करवा सकता हूँ। चीनी को समझ आ गया था कि उसके पास अभी सिर्फ एक ही रास्ता है, शोभित की मदद लेना, पर अपनी असलियत को छुपाकर। नहीं, हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है। मैं कुछ दिन यहीं रुक जाऊंगी, पर अगर तुमने मुझे डिस्टर्ब किया तो मुझे और बुरा लगेगा और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और प्लीज मेरे बारे में किसी से भी जिक्र मत करना। बस यूं समझ लो मेरी जान खतरे में है, और जो लोग मेरे पीछे पड़े हैं उनके कांटेक्ट बहुत ऊपर तक हैं। ओके ठीक है, तुम्हारे यहाँ होने का किसी को पता नहीं चलेगा। अब आराम करो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। शोभित के कमरे से निकलते ही चीनी के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। ये लड़का मेरे जाल में फंस गया है, पर मुझे अपना प्लान जल्दी ही एग्जीक्यूट करना होगा। बहुत वक्त निकल चुका है। अर्जुन को ढूंढने का कोई फायदा नहीं। अगर उसे किसी ने बचा लिया होगा तो कल ही लोकल न्यूज या शोभित से मुझे पता चल ही जाएगा। रात का समय था और चीनी एक अंधेरे कमरे के कोने में बैठे अपने अंदर की लड़ाई लड़ रही थी। उसका चेहरा टेंशन और गुस्से का संगम लग रहा था, जैसे उसका पुराना रूप कर्ण पिशाचनी उसे आवाज दे रहा हो। उफ, ऐसे तो मैं रेस्ट नहीं कर पाऊंगी। लग रहा है कोई बार बार मेरा नाम पुकार रहा है। चीनी ने दोनों हाथ उठाए, आंखें बंद की और एक गहन मंत्र उच्चारण करते हुए अपने अंदर की शक्ति को जागृत करने की कोशिश करने लगी। उसके अंदर का दर्द और गुस्सा अब अपनी सीमा पार कर रहा था।
उसकी आवाज तेज हो गई और पूरे कमरे में एक अजीब सा नाद गूंजने लगा। लेकिन जैसे उसने अपने पुराने रूप कर्ण पिशाचनी में बदलने की कोशिश की, कुछ भी नहीं हुआ। स्ट्रेंज, ये क्या हो रहा है? थैंकफुली वो शोभित यहाँ नहीं है। एक बार और ट्राई करती हूँ। चीनी के चेहरे पर पहले अजीब सी लाल रोशनी छाई, लेकिन उस रोशनी के साथ उसका शरीर कमजोर होने लगा। चीनी के हाथ कांपने लगे, वो जमीन पे गिर गई। उसने जोर से चीख मारी। नहीं नहीं नहीं, नहीं। शिट शिट शिट, मुझे अपना रूप वापस चाहिए। मैं कर्ण पिशाचिनी हूँ। ये नहीं हो सकता कि मैं अपने असली रूप को जागृत न कर पाऊं। उसकी सांस फूल रही थी, आंखों में डर और बेचैनी के साथ एक उदासी थी। तभी उसके दिमाग में एक याद चमक उठी। वो पल जंजीर और एंकर्स के बीच स्ट्रगल करते हुए उसका मुंह पानी के अंदर चला गया था। उसे याद आया कि गंगा का पवित्र जल उसके शरीर में घुस गया था। गंगा जल, इसका असर मुझ पर पड़ गया है। उस पानी ने मेरी शक्तियों को दबा दिया है। मेरा रूप अब कमजोर हो चुका है। मेरा कर्ण पिशाचिनी वाला रूप तब तक नहीं जागृत हो सकता जब तक कोई दूसरी कर्ण पिशाचिनी या कोई बहुत बड़ा अपराधी मेरी मदद न करे। इस नई समस्या से चीनी के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी आ गई थी। अगर मुझे अपने सुप्त रूप को फिर से जागृत करना है तो मुझे किसी और की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वो होगा कौन? और उसे अपनी मदद के लिए मैं कैसे कन्विंस करूंगी? अगर मैंने जल्दी इसका रास्ता नहीं ढूंढा तो मेरा ये रूप मेरी ताकत की जगह मेरी मौत बन जाएगा। चीनी धीरे से उठने की कोशिश करने लगी कि तभी उसे खुद को महसूस हुआ कि वो अपने इंसानी रूप में भी उतनी सक्षम नहीं है जितना एक आम इंसान हो सकता है। पर उसके अंदर एक नई तलाश ने जन्म लिया था। एक तलाश उस शक्ति को वापस पाने की जिसे लोग कहते हैं कर्ण पिशाचनी। क्रिश, मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा समय तक खुद को यहाँ रोक पाऊंगी। ये फोर्स बहुत ज्यादा है। इसका कुछ ना कुछ तो हल होगा। क्यों ना हम सब लोग तुम्हें पकड़ लें। हमारी कंबाइंड शक्ति से तुम उस पोर्टल में नहीं जा पाओगी। बिल्कुल नहीं क्रिश, जितना मैं इस शक्ति को महसूस कर पा रही हूँ, ये मेरे साथ साथ सबको अंदर निकल सकती है। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। नहीं तानी, इस समय मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकता। तुम्हें बचाने से ज्यादा जरूरी और क्या काम हो सकता है? बात को समझो क्रिश, हमारे सर पर इतने लोगों की जिम्मेदारी है और अगर ये इस पोर्टल के इतने करीब रहे तो कुछ भी हो सकता है। तुम इन लोगों को सुरक्षित गांव की धर्मशाला में ठहराओ और जल्द से जल्द यहाँ से इन्हें घर भेजने का इंतजाम करो। तानी की बात सुनकर क्रिश 2 कदम पीछे हट गया। वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। जब तानी को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो बस एक दर्शक बनकर रह गया था। अरे ये क्या हो रहा है? हम यहाँ बस खड़े देखते रहेंगे। तानी ने हम सबकी जान बचाई है, क्या हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते? सभी अपनी जगह पर रहो। तानी को पता है क्या करना है। आप लोगों ने देखा नहीं वो कैसे सुपरनेचुरल खतरों से लड़ रही है? उनसे आप या मैं कैसे लड़ेंगे? अगर हम उसके पीछे गए तो उल्टा तानी की परेशानी बढ़ाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तानी ने एक आखिरी नजर क्रिश की तरफ डाली और उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान थी। तानी के हाथ पोर्टल की शक्ति से पूरे खिंच गए थे। क्रिश ने वहां से मुड़कर पैसेंजर्स को एक धर्मशाला तक ले जाने का फैसला किया। उसके कदम भले ही वहां से दूर जा रहे थे, लेकिन उसका मन वहीं अटका हुआ था। तानी ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को एक अनजान अजीब से ब्रिज पर पाया। उसके इर्द गिर्द हर जगह धुंध थी और नीचे एक गहरी नदी बह रही थी। उसके सामने वही घूंघट वाली औरत और उसकी 7 साल की बेटी खड़ी थी। उनका रूप और भी भयानक लग रहा था। उस औरत की आंखों में एक अजीब सी लाल रोशनी थी और बच्ची के चेहरे पर एक मासूमियत भरी लेकिन खौफनाक मुस्कान थी। तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो मुझसे? उन 2 माँ बेटी का क्या हुआ? क्या तुम वही हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तानी के सवालों का जवाब देने के बजाय वो छोटी लड़की अपनी उंगली से ब्रिज के नीचे नदी की तरफ इशारा करने लगी, जैसे वो कुछ दिखाना चाहती हो। क्या है वहाँ? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। क्या छुपा है तुमने वहाँ नीचे?
तानी अभी कुछ और पूछती कि उस औरत ने एक शैतानी हंसी के साथ तानी के पीछे आकर उसे जोर से धक्का दे दिया। नहीं! तानी का संतुलन बिगड़ गया और वो सीधे ब्रिज के नीचे नदी में गिर गई। उसके आसपास हर जगह पानी का शोर और अंधेरा था। पानी इतना गहरा था कि उसे अपने पैर महसूस नहीं हो रहे थे। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन नदी की तेजी और ताकत उसे नीचे खींच रही थी। गंगा माँ, ये गंगा जी है, लेकिन वो तामसिक किताब मुझे इस पावन नदी में क्यों भेजेगी? ऊपर ब्रिज पर वो औरत और उसकी बेटी खड़ी थी, अब भी उसी भयानक मुस्कान के साथ। तानी ने अपने आसपास का अंदाजा लगाते हुए अपने हाथ और पैर चलाना शुरू किया। नदी का पानी ठंडा था, लेकिन उसकी तेजी उसे हर बार नीचे खींच लेती। तानी के मन में एक अजीब सी घबराहट थी, लेकिन साथ ही एक प्रश्न भी, ये सब क्यों हो रहा है? तभी उसे एक भारी लकड़ी के टुकड़े पर कुछ अटका हुआ दिखा। वहाँ क्या है? शायद मुझे कुछ सहारा मिले। तानी अपनी बची खुची ताकत लगाकर उस लकड़ी तक पहुंचने लगी। पानी का तेज बहाव उसकी मुश्किलें बढ़ा रहा था, लेकिन उसके दिमाग में चल रहा सवाल उसकी मुश्किलों से ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। जब वो उस लकड़ी के पास पहुंची तो उसने देखा कि एक घायल आदमी का शरीर उस लकड़ी पर अटका हुआ था। ये कौन हो सकता है? इस जगह पर मेरा पहला क्लू या कोई ऐसा जिससे वाकई मेरी मदद की जरूरत है। तानी ने उस शरीर को संभालते हुए किनारे तक खींचने की कोशिश की। नदी की तेज लहरों के बीच वो किसी तरह किनारे पर पहुंच गई। उसने थक कर एक गहरी सांस ली और अपने सामने उस शरीर को सीधा करते हुए देखा, लेकिन जैसे ही उसने उस आदमी का चेहरा देखा, उसकी आंखें फट गई। अर्जुन? तानी का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसके सामने वही अर्जुन था जिसने उसका भरोसा तोड़कर पिशाचनी का साथ दिया था। उसका चेहरा एक अजीब सा खेल दिखा रहा था, जैसे वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही हो। मैं क्या करूं? क्या इसे बचाऊं या इसे वापस नदी के हवाले कर दूं? इसने जो कुछ मेरे साथ किया वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन जीवन देने और लेने का हक क्या मेरा है? ये तो सिर्फ ईश्वर का काम है। तानी के मन में एक संघर्ष जारी था। नहीं, मैं उस जादुई किताब की तरह नहीं बन सकती जो बदले के लिए अपना स्वभाव ही भूल जाए। अगर अर्जुन के पाप है तो उनकी सजा भगवान देंगे। तानी ने अपनी सारी शक्ति इकट्ठा की और अर्जुन के शरीर को उठाकर किनारे के थोड़े और पास ले गई। उसने अर्जुन के चेहरे की तरफ देखा जो नीला पड़ चुका था। उसका मन अब भी उलझन में था, लेकिन उसने अपनी जगह एक निर्णय को ठान लिया। अगर अर्जुन को मरना होगा तो वो गणपिशाचिनी के किसी कारनामे में साथ देता हुआ वैसे भी जल्द मारा जाएगा। तानी ने अर्जुन के शरीर को संभालते हुए अपने आसपास कोई सुरक्षित जगह ढूंढने की कोशिश शुरू की। कुछ देर बाद वो नदी किनारे एक घने पेड़ के नीचे अर्जुन को ले आई। तानी को इस पोर्टल से वापस लौटना था, लेकिन एक पल के लिए अर्जुन का चेहरा देखकर वो वहीं बैठ गई। उस चेहरे ने तानी की बहुत सी यादें ताजा कर दी। स्ट्रेंज, कहते हैं डेस्टिनी हमारे सोलमेट्स को हमारे पास खींच लाती है, लेकिन तुम तो गणपिशाचिनी का प्यार हो ना? फिर बार बार मुझसे क्यों टकरा रहे हो? शायद पिछले जन्म में हमारा कोई हिसाब रह गया होगा, क्योंकि अब आसमान से उतरा फरिश्ता भी तुम्हें मेरा सोलमेट बताए तो भी मैं नहीं मानूंगी। तभी दूर से किसी के पांव की आहट सुनाई दी। पहले तानी को लगा कि शायद वो पोर्टल से जुड़ी कोई माया है, लेकिन ध्यान से देखने पर एक आदमी नजर आया जो भीगा हुआ था और उसके हाथ में एक हथियार था। ये आकृति तो जानी पहचानी सी है। वो कांस्टेबल था जो पहले ट्रेन के लोगों की जान बचाने में तानी की मदद कर चुका था, लेकिन उसकी हालत अब अलग लग रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। तानी तुम या फिर कर्ण पिशाचनी, तुम्हारे छुपने का कोई फायदा नहीं है। मैं पहचान गया हूं तुम्हारी असलियत। कांस्टेबल की आवाज में शक और गुस्से के साथ एक डर भी था। तानी समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वो क्यों उस पर इल्जाम लगा रहा है। उसने हाथ उठाकर उससे बात करने की कोशिश की। आप गलत समझ रहे हैं, मैं गणपिशाचिनी नहीं हूँ। झूठ मत बोलो। गंगा जी के पानी से तुम्हारी आक्रामक शक्तियां चली गई होगी, लेकिन तुम्हारी रूप बदलने की शक्ति शायद बची रह गई, क्योंकि वो तुम्हारी सेल्फ डिफेंस वाली शक्ति थी ना। और तुम कर्ण पिशाचनी से बन गई तानी। मैंने सही कहा ना?
कांस्टेबल ने बिना किसी और बात के इंतजार किए तानी पर हमला कर दिया। उसके राइफल के आगे का हिस्सा सीधे तानी के कंधे पर जा लगा और वो दर्द के मारे पीछे गिर गई। इस अर्जुन की दीवानी तो कर्ण पिशाचनी हो सकती है, हैं? गंगा जी से तुम्हारी कम हुई शक्तियों का फायदा है कि मैं तुम्हें यहीं जान से मार दूंगा, चाहे इसके बाद मुझे मर्डर के लिए फांसी की सजा हो जाए। आप मेरी बात तो सुनिए, मैं यहाँ धोखे से पहुँच गई हूँ। कर्ण पिशाचिनी का पता तो मुझे भी नहीं है। लेकिन कांस्टेबल का विश्वास टूट चुका था। उसने अपनी ताकत जुटाकर तानी को रोकने की कोशिश की। तानी बचने का रास्ता सोच रही थी। वहां से कुछ दूर एक पुराने मोहल्ले की गलियां शांत थी, पर शोभित के कमरे के अंदर जैसे एक अजीब सी बेचैनी घूम रही थी। चीनी अपनी शक्तियों के बिना मजबूरी और डर के संग जी रही थी। उसने धीरे से अपने कपड़े संभाले और दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही चीनी ने दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा, उसके कुछ पड़ोसी ने उस पर नजर डाल दी। एक औरत ने चिल्लाकर बोला, ये कौन है और ये शोभित के घर से इस वक्त क्यों निकल रही है? अरे ये लड़की चोरनी लगती है। अरे ऐसे लोग तो खाली घरों को निशाना बनाते हैं। कोई दिखा नहीं होगा तो शोभित के घर में घुस गई होगी लूटने के लिए। हाँ, या फिर कहीं ये वो तो नहीं, मतलब वो लोग जो रात को काम करते हैं। छी 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 छी, शोभित से ऐसी उम्मीद तो नहीं थी। चीनी पर सवाल करती आवाजें बढ़ने लगी थी। लोग अपने अपने घरों के दरवाजों से झांकने लगे। शोभित तेज कदम लेकर बाहर आया, पर इतने लोगों के बीच चीनी को देखकर कुछ शर्मिंदा और बेचैन लग रहा था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। अरे आप लोग गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग अपने सवाल बढ़ा रहे थे और चीनी की नजर शोभित पर पड़ी। उसने देखा कि शोभित का चेहरा सफाई देने की कोशिश में लाल हो रहा था। बस बहुत हो गया, आप इस तरह हमारी बेइज्जती नहीं कर सकते। मैं शोभित की पत्नी हूँ, आज ही गांव से यहाँ रहने आई हूँ। सब एकदम चुप हो गए। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे इस नए खुलासे को हजम करने की कोशिश कर रहे हो। ओह, तो ये बात है। तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले शोभित। लड़की तो बहुत सुंदर है। अरे पहले क्यों नहीं बताया शोभित? हमारी गलती थी, हमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। हाँ। धीरे धीरे लोग अपने घरों में वापस चले गए। कुछ के चेहरे पर शर्म थी और कुछ के चेहरे पर गॉसिप का नया टॉपिक मिलने की मुस्कान। चीनी ने शोभित की तरफ देखा और बिना कुछ कहे वापस अंदर चली गई। शोभित, जो अभी भी शॉक में था, उसके पीछे कमरे तक गया। तुमने ये सब क्यों कहा? पत्नी, सीरियसली? ऐसे वक्त में कुछ और सोच ही नहीं पाई। तुम्हारे मुंह से तो कुछ निकल ही नहीं रहा था और उन लोगों के सवालों का जवाब देना जरूरी था। तानी की हालत नाजुक थी। एक तरफ अर्जुन का बेहोश शरीर और दूसरी तरफ कांस्टेबल का गुस्सा, जो समझ नहीं पा रहा था कि तानी का असली रूप क्या है। उसके मन में शंके का जहर भर चुका था और वो बस किसी न किसी तरह से तानी को खत्म कर देना चाहता था। ये कांस्टेबल मुझे अपनी शक्तियां इस्तेमाल करने पर मजबूर कर रहा है। बेचारा कर्ण पिशाचिनी के वारों से ये पहले से ही घायल है। इस पर और वार हुआ तो ये मर भी सकता है। कर्ण पिशाचिनी, तुम्हारा यहाँ होना ही खतरे का संकेत है। मैंने तुम्हारी असली शक्ति देखी है। अब बेचारी बनने का नाटक मत करो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। कांस्टेबल ने अपनी राइफल उठाई और तानी की तरफ बढ़ने लगा। उसका इरादा साफ था, तानी की मौत। सुनो, मैं कर्ण पिशाचिनी नहीं हूँ। मुझे बस अपनी सफाई का एक मौका दो। मैं नहीं चाहती कि तुम बाद में पछताओ। लेकिन कांस्टेबल अब समझने की हालत में नहीं था। उसने राइफल का इस्तेमाल करते हुए तानी पर एक और वार किया। राइफल में लगा नुकीला चाकू तानी के हाथ पर लग गया और वो एक तरफ गिर गई। कांस्टेबल अब अपनी गन लोड करने लगा। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन मैं किसी की जान नहीं लेना चाहती। अगर मैं वार करूं तो भी मेरा वार बहुत हल्का होना चाहिए। तानी ने अपने अंदर बड़ी मुश्किल से एक ऊर्जा को जगाया। उसके हाथों में एक नरम सी रोशनी चमक उठी। वो रोशनी गंगा के पावन पानी की शक्ति
और तानी के मन की अच्छाई का संगम लग रही थी। ये क्या कर रही हो? ये फिर कोई जादू है? तानी ने एक आखिरी बार अपनी आत्मा को पुकार दी। मैं ये अपनी सुरक्षा के लिए कर रही हूँ। अगर आपको रोकना ही पड़ेगा तो मैं भी मजबूर हूँ। तानी ने अपने हाथ से एक तेज ऊर्जा का वार किया जो सीधा कांस्टेबल के सीने पर लगा। वार के असर से कांस्टेबल पीछे गिरकर बेहोश हो गया। अब तानी के आसपास एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसका मन एक भयानक तूफान से जूझ रहा था। उसके सामने अब दो बेहोश शरीर पड़े थे, एक कांस्टेबल का जो उसकी जान लेना चाहता था और एक अर्जुन का। तानी अर्जुन और कांस्टेबल के बेजान शरीर को घसीटते हुए सुनसान सड़क के किनारे ले गई। उसकी सांस फूल रही थी, चेहरा पसीने से भर गया था। उसकी आंखों में एक ही लक्ष्य है, उन्हें सुरक्षित जगह ले जाना। मैं यहाँ क्या करने आई थी और इस जगह पर जैसे फंस कर रह गई हूँ। ऊपर से अब इन दोनों की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आ गई है। किसी भी तरह से कांस्टेबल को होश में लाना होगा, कुछ तो करना होगा। मुझे इन्हें बचाना ही होगा। तभी एक पुराना हाथ रिक्शा चलते हुए आगे आया। एक रिक्शा वाला जो शराब के नशे में धुत था, अपने चलते हुए डगमगाते कदमों के साथ रुका और तानी की तरफ उत्सुकता से देखने लगा। क्या कर रही हो रात के समय? ये लोग सो रहे हैं क्या? ये कौन सा खेल खेल रही हो तुम? तानी को एक उम्मीद की किरण दिखी। जल्दबाजी में उसने महसूस ही नहीं किया कि वो रिक्शा वाला शराब के नशे में था। तानी जल्दी से उसके पास जाकर उससे मदद मांगने लगी। भैया प्लीज, मेरे दोस्त की जान खतरे में है। क्या तुम इस समय कोई सेफ जगह बता सकते हो? हमें वहां ले चलो प्लीज। ये शहर साहब का मेम साहब, यहाँ हर जगह सेफ है और हर जगह अनसेफ है। तानी ने अब रिक्शे वाले के हाव भाव और शराब की महक पर ध्यान दिया। फिर भी उसने एक आखिरी बार ट्राई किया। सुनो, तुम्हें पैसे चाहिए? मेरे पास ये कंगन है, इन्हें बेचकर तुम्हें काफी पैसे मिल सकते हैं। इन्हें रख लो, लेकिन यहाँ से ले चलो। लेकिन तानी की बात सुनकर रिक्शा वाला सिर्फ आगे बढ़कर झूला और बेसूध होकर अपने ही रिक्शा में गिर गया। हाय राम, कोई यहाँ मदद करने वाला भी नहीं है। तभी उसकी नजर ब्रिज की तरफ पड़ी। वहां फ्लैशलाइट और फ्लेयर्स की रोशनी दिख रही थी। कुछ पुलिस वाले और ड्राइवर्स पानी के पास कुछ तलाश कर रहे थे। पुलिस वहां है, पर मैं इतनी फोर्स को कैसे समझाऊंगी? मेरे पास कोई और प्रूफ भी तो नहीं है और मुझे टाइम नहीं गंवाना चाहिए। तानी ने मजबूरी में एक फैसला लिया। तानी रिक्शा वाले के बेजान शरीर के ऊपर कांस्टेबल और अर्जुन को रखने लगी। उसकी हालत और थकावट के बावजूद उसके अंदर एक अजीब ताकत आ गई। वो रिक्शे को खींचकर उस सुनसान सड़क पर भागने लगी। बोलो, इनके साथ तो डॉग स्क्वाड भी आया है। रिक्शे के पुराने पहियों को इतनी तेज चलने की आदत नहीं थी। वो किसी तरह खड़खड़ करते हुए तानी का साथ देने की कोशिश कर रहे थे और इधर तानी की सांसें तेज हो रही थी। शोभित के कमरे का माहौल अब भी अलग सा था। एक अजीब सी शर्मिंदगी और उलझन दोनों के बीच थी। चीनी एक कोने में खड़ी थी, अपने बालों को संभालते हुए, जब शोभित ने एक घूंसा दीवार पर मार दिया। तुम्हें पता भी है तुमने क्या कह दिया? पत्नी? अगर उन्होंने फिर सवाल किए तो? ये कोई बच्चों की फ्रेंडशिप या नॉर्मल सी बात नहीं जो यूं ही इतने लोगों के बीच फैला दी जाए। तो कह देना मैं तुम्हें पसंद नहीं आई, हम सेपरेट हो गए, डिवोर्स हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। शोभित ने उसकी बात को एक पल के लिए हजम करने की कोशिश की, पर उसका चेहरा अभी भी लाल था। चीनी का कॉन्फिडेंट रूप उसकी उलझन और भी बढ़ा रहा था। वो बात नहीं है। यानी मैं तुम्हें पसंद हूँ? देखो, तुम्हारे लिए मैंने घर का
छत पर सो जाता हूँ। चीनी ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया और शोभित अपना बिस्तर उठाकर छत की तरफ चला गया। उसकी धड़कन तेज चल रही थी, जैसे उसने कुछ गलत कर दिया हो। सुबह होने से पहले ही चीनी जाग गई थी, या शायद वो सही पहर का इंतजार कर रही थी जब वो मोहल्ले से निकल सके। उसकी आंखों में एक नई डिटर्मिनेशन थी। मैं एक अच्छे इंसान की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रही हूँ? शायद मेरे मन ने अर्जुन को मरा हुआ मान लिया है। तभी चीनी शोभित की टी शर्ट उठाकर सूंघने लगती है। कोई बात नहीं, मैं शोभित को भी अपने जैसा बना लूंगी। मुझे इसके जिस्म की खुशबू पसंद आ रही है। उसने एक कागज का टुकड़ा लिया और उस पे कुछ लिखने लगी। शोभित, तुमने मुझे एक ऐसे वक्त में संभाला जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुम्हारी मदद मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये कुछ पैसे तुम्हारे लिए और साथ ही एक चमत्कारी मणि। ये नील मणि तुम्हारे पास सुरक्षित रहे। मुझे आगे इसकी जरूरत पड़ सकती है, ध्यान रखना। चीनी। कागज के साथ एक नील मणि की अंगूठी भी रख दी गई थी। चीनी ने घर के दरवाजे को धीरे से बंद किया और वहां से निकल गई। चीनी अब एक शांत जगह पर थी, एक शमशान भूमि के पास। उसने अपने सामने जलती हुई चिता के धुएं को देखा और अपने हाथों को मुट्ठी बना लिया। मुझे अपने जवाब यहाँ मिलेंगे। यहाँ किसी दूसरी कर्ण पिशाचिनी को ढूंढना होगा जो मेरी शक्तियां वापस ला सके। एक अजीब सा माहौल था। शमशान भूमि में छाया हुआ सन्नाटा और चीनी की अकेली आवाज उस माहौल को और भी गहरा कर रही थी। क्या ढूंढ रही हो चीनी? तुम्हें लगता है इस जगह तुम्हारे जवाब मिलेंगे? चीनी ने तेज पलटी मार कर देखा। उसके सामने एक औरत थी, सफेद साड़ी में, जो उसका नाम जानती थी। चीनी के अंदर एक अजीब सी हलचल मच गई। तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं वो हूँ जो तुम ढूंढ रही हो। तुम्हारे जवाब यहाँ हैं और तुम्हारी शक्तियाँ वापस मिलेंगी, पर एक कीमत देनी होगी। चीनी के मन में सवालों का तूफान था, लेकिन उसका दिल कहता था कि इस औरत के पास कुछ राज है जो उसकी जिंदगी बदल सकते हैं। इतना तो मैं बिना शक्तियों के भी बता सकती हूँ कि तुम कोई आत्मा या कर्ण पिशाचिनी नहीं हो। अगर कोई बहरूपिया हो तो यहाँ से चली जाओ, मेरा टाइम बहुत कीमती है। तभी जलती हुई चिता में से एक रोशनी निकली, एक जलती हुई रूह जो आत्मा के रूप में चिता से निकलकर हवा में तैर रही थी। चीनी का मन घबरा गया। ये क्या हो रहा है? इसे तो इस वक्त मैं अब अपने आप को बचा भी नहीं सकती। वो रूह हवा में गोल गोल घूमने लगी, जैसे चीनी और उस औरत के आसपास मंडरा रही हो। उस रूह की आंखों में एक अजीब सी प्यास थी, एक तलाश थी जो चीनी के अंदर के डर को और बढ़ा रही थी। ये रूह मुझे क्यों घूर रही है? तुम इसे रोको। या कहीं ये तुम्हारी कोई चाल तो नहीं? एक कर्ण पिशाचनी के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। ये रूह एक अधूरी प्यास के साथ मर गई थी। अब ये तुम्हारे अंदर की प्यास को पहचान गई है। तानी अब रिक्शा को एक छोटी गली के अंदर ले जाने की कोशिश कर रही थी। उसके छोड़े हुए कदम और तेज होती हुई सांसें उसकी हालत के बारे में बता रही थी। रिक्शे की हालत और उस पर लदा भारी वजन इस अजीब सफर को कहीं भी रोक सकता था। ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? कहाँ तक भागूं? और अगर मुझे रोक लिया गया तो अर्जुन और कांस्टेबल का क्या होगा? तभी एक हेलीकॉप्टर की रोशनी सीधा तानी के ऊपर पड़ी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि तानी के कदम थोड़े ठिठक गए, लेकिन उसने अपने दिल को संभाला और रिक्शा को खींचते हुए उस छोटी गली के अंदर दौड़ गई। व्हाट द? हेलीकॉप्टर यहाँ? गली में एंटर करते ही तानी को लगा कि वो कुछ देर के लिए हेलीकॉप्टर की नजरों से बच गई है, लेकिन उन्होंने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। हेलीकॉप्टर्स अब उस गली के आसपास मंडराने लगे। आखिर ये लोग है कौन? ये पुलिस नहीं लगते।
इनके पास हेलीकॉप्टर्स और ट्रेन कमांडोज हैं, मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? तानी अपनी घबराहट और थकावट के बीच एक पुराने तालाब के पास रुकी। तालाब के किनारे एक छोटा सा मंदिर था जो अब खाली और उजड़ा हुआ लग रहा था। वो मंदिर और आसपास के घने पेड़ अब उसके लिए एक छुपने की जगह बन सकते थे। ये एक अच्छी जगह हो सकती है छुपने के लिए। शायद मुझे कुछ वक्त मिल जाए ये सोचने के लिए कि आगे करना क्या है। तानी ने जल्दी से रिक्शा को तालाब के पास एक बड़े पेड़ के नीचे छुपा दिया। उसने अर्जुन और कांस्टेबल को ध्यान से नीचे उतारा और उनकी हालत चेक करने लगी। कांस्टेबल की सांस चल रही थी लेकिन वो अभी बेहोश था। अर्जुन की हालत और भी बुरी लग रही थी। तानी तालाब के पास थोड़ी देर के लिए रुकी लेकिन उसका मन बेचैन था। उसके आसपास की शांति अब टूट चुकी थी। हेलीकॉप्टर के स्पॉटलाइट और कमांडोज के कदम उसके और करीब आने लगे थे। एक अजीब सा डर उसके दिल में बैठ गया लेकिन उसने अपने आप को संभाला। अगर इनके पास हेलीकॉप्टर और इतने लोग हैं तो इस अंधेरे में देखने के लिए सही इक्विपमेंट्स भी होंगे। इनके इरादे कुछ भी हो सकते हैं। मुझे लड़ना पड़ेगा या कम से कम इन लोगों को कुछ वक्त के लिए रोकना पड़ेगा। पर ये तीनों, अर्जुन, कांस्टेबल और रिक्शा वाला, इस हालत में कहीं सुरक्षित नहीं है। हेलीकॉप्टर्स के स्पॉटलाइट ने तालाब और उसके आसपास के एरिया को जगमग कर दिया। पहले एक, फिर दो और फिर पूरी टीम नीचे उतर गई। कमांडोज का टीम लीडर एक इंफ्रारेड स्कैनर के साथ रिक्शा की तरफ आगे बढ़ने लगा लेकिन तानी पहले ही फुर्ती से उस जगह से निकल गई थी। टारगेट लोकेटेड, मूव इन, सिक्योर द पैरामीटर। तानी पेड़ के पीछे खड़ी सब देख रही थी। उसने एक और बार अपने आप से कहा कि वो यहां सरेंडर नहीं करेगी। उसने अपने हाथ से एक छोटी सी लाइट जगाई और सबसे आगे दौड़ रहे कमांडो का सबसे करीब आने का इंतजार करने लगी। एकदम से तानी ने अपने हाथों की शक्ति से एक तेज लाइट को पुश किया जो एक कमांडो के ऊपर जा लगा। इंतजार करने लगी। एकदम से तानी ने अपने हाथों की शक्ति से एक तेज लाइट को पुश किया जो एक कमांडो के ऊपर जा लगा। कमांडो पीछे गिर गया और बाकी सब अलर्ट हो गए। She is armed with some sort of energy. Neutralize her, but don't harm others. बाकी कमांडोज ने अपनी ट्रैंकुलाइजर गन्स निकाल लिए और तानी को टारगेट करने लगी। तानी उन सब से लड़ने लगी, कभी उनकी तरफ शक्ति की लकीर खींचती हुई और कभी उनके ट्रैंकुलाइजर डार्ट से बचती हुई। तालाब के पास का मैदान बैटलफील्ड बन गया था। तानी ने दूर से तालाब के पानी में हलचल की और कुछ कमांडोज उसके पानी में उतर गए। अब भी कुछ कमांडोज उसे घेरे हुए थे और अब वो थकने लगी थी। उसका हर वार धीरे होने लगा था और तभी एक ट्रैंकुलाइजर डार्ट उसके कंधे पर लग गया। उसने अपने अंदर का हर एक बचा एनर्जी पॉइंट एक्टिवेट किया लेकिन उसका ध्यान रिक्शा पर था। अगर मैंने ज्यादा लड़ाई की तो ये लोग शायद रिक्शा को टारगेट करेंगे और इन तीनों की जान जा सकती है। मैं अपने वजूद की रक्षा करूंगी लेकिन अर्जुन और बाकी लोग मेरी जिम्मेदारी है। तानी ने एक आखिरी बार अपने हाथ उठाए लेकिन फिर अपनी शक्ति को पीछे खींच लिया। उसने अपने आप को कमांडो के टीम के सामने सरेंडर कर दिया। रुको, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी लेकिन इन लोगों को छोटी सी चोट भी नहीं लगनी चाहिए। कमांडोज ने तीनों बेहोश लोगों, अर्जुन, कांस्टेबल और शराबी रिक्शा वाले को रिक्शा से उठाया और हेलीकॉप्टर्स की तरफ ले जाने लगे। तानी को भी रेस्टोरेंट कर दिया गया था लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान था। ये लोग मुझे क्यों ले जा रहे हैं? ये अगर सबको मारना चाहते तो रिक्शा पर कब का अटैक कर चुके होते। हेलीकॉप्टर्स हवा में उड़ते गए और आसपास शांति फिर से टूट गई। तानी, अर्जुन, कांस्टेबल और रिक्शा वाले अब एक नए सफर की तरफ ले जाए जा रहे थे, एक आलीशान फार्म हाउस के अंदर। मैं ऐसी चीजें अवॉइड नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे इस पोर्टल का जाल जितना सुलझाओ उतना अपने अंदर खींच लेता है। हेलीकॉप्टर्स ने एक एक करके एक बड़े और शानदार फार्म हाउस के ओपन हेलीपैड पर लैंड किया। वो जगह खुद ही अपनी शान और मिस्ट्री का एहसास करवा रही थी। फार्म हाउस के आसपास काफी बड़े लॉन और सिक्योरिटी का अरेंजमेंट था। एक तरफ आर्म्स गार्ड पेट्रोलिंग करते दिख रहे थे और दूसरी तरफ स्टाफ के लोग
एक्टिव थे। लाइट्स के रिफ्लेक्शन में वो जगह किसी सीक्रेट मिशन के बेस से कम नहीं लग रही थी। जैसे ही हेलीकॉप्टर्स रुके, कमांडोज ने रिक्शा वाले को एक अलग स्ट्रेचर पर उठाकर फार्म हाउस के अंदर ले जाना शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ तानी, अर्जुन और कांस्टेबल को फार्म हाउस के लॉन्च में ही रुकवाया गया। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे और अर्जुन को यहाँ बाहर क्यों रखा गया? और ये शराबी रिक्शा वाला, इससे अंदर इतना रॉयल ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है? रिक्शा वाले के लिए एक अलग मेडिकल टीम तैयार थी। उसके आसपास व्हाइट लैब कोट्स पहने लोग दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, जैसे वो कोई खास शख्स हो। एक नर्स उसकी नसों को चेक करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट डेटा रिकॉर्ड कर रही थी। दूसरी तरफ तानी को एक कमांडो टीम ने घेर रखा था, जो अब तक उसे एक कैदी की तरह ट्रीट कर रहे थे। यहाँ चुपचाप रहो और कुछ भी गड़बड़ मत करना। तुम लोग हमें यहाँ क्यों ला रहे हो? और ये शराबी आदमी, वो कौन है? उसके साथ ये ट्रीटमेंट क्यों हो रहा है? जब इलाज कर ही रहे हो तो इन दोनों को भी देखो। वो रहस्यमयी औरत चीनी का चक्कर काट रही आत्मा को एक ऑर्डर देती है। रुक जा, मेरे आदेश को मानकर अपना सफर आसान बना ले। औरत जैसे अपने हाथों से उस आत्मा को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। तुम बहरूपिये के हिसाब से अच्छी एक्टिंग कर रही हो, काफी जेन्युइन लग रही हो। समझ नहीं आता तुम पर भरोसा कैसे किया जाए। मैं साहिला हूँ, एक अघोरन। मैं इस रूह को अपनी साधना के लिए इस्तेमाल करने वाली थी, लेकिन अब इसे मुक्ति चाहिए। अगर तुम यहाँ ना आई होती तो ये आत्मा मेरे कलेक्शन का हिस्सा होती। चीनी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ये अघोरी लोग मेरा पीछा कब छोड़ेंगे? अगर तुम इतनी समझदार हो तो बताओ मुझे क्या करना होगा। तुम्हें पहले इस रूह का समाधान करना होगा। मैं अपनी अघोर साधना में इस्तेमाल होने वाली खोपड़ी का बलिदान करूंगी, पर ये तभी काम करेगा जब तुम इस रूह की प्यास को समझोगी। साहिला ने अपनी अघोरी खोपड़ी निकाली और चिता के पास रख दी। उसका चेहरा एक अजीब सा तजुर्बा दिखा रहा था, जैसे कि उसने कई जन्मों की कहानियां देखी हो। ओम कालिके महाशमशान वासिनी स्वाहा। ओम कालिके महाशमशान वासिनी स्वाहा। साहिला के मंत्र उच्चारण से रूह की घूमती हुई आत्मा शांत होने लगी। धीरे धीरे वो एक सफेद धुंध में बदल गई और चिता के अंदर समा गई। चीनी ये सब देखकर हैरान थी। तुमने अपनी खोपड़ी का बलिदान कर दिया? तुम जानती हो ये तुम्हारी अघोर साधना के लिए कितनी जरूरी थी? मुझे पता था, पर मुझे ये भी पता था कि तुम्हारी प्यास और तुम्हारा सफर अभी अधूरा है। जब सामने कर्ण पिशाचिनी खड़ी हो तो इसका साथ पाने के लिए ऐसी 1000 खोपड़ियां कुर्बान हैं। चीनी अब तक साहिला की बातों से काफी प्रभावित हो चुकी थी। मुझे बताओ, मुझे अपनी शक्तियां कैसे वापस मिलेंगी? तुमने बिल्कुल सही सोचा था। तुम्हें इस डायमेंशन की कर्ण पिशाचिनी को प्रसन्न करना होगा, पर यह आसान नहीं है। इसके लिए 3 इंसानों का बलिदान चाहिए। और वो इंसान कहाँ मिलेंगे? एक कर्ण पिशाचिनी होकर भी ये सवाल मुझसे कर रही हो। एक का इंतजाम तो हो भी जाए, मगर 3 इंसान लाना तो मुश्किल है। 3 नहीं, सिर्फ एक ही इंसान चाहिए। 2 का तो इंतजाम हो गया है। अरे इतनी जल्दी 2 लोग कहाँ से ले आई? लगता है मैंने तुम्हारे अंदर की कर्ण पिशाचिनी की ईगो को हर्ट कर दिया। नहीं, मैं भूल गई थी। मेरी एक जादुई किताब ने एक माँ और बेटी को यहाँ ट्रैप कर रखा है। बाकी बचे इंसानों को बलिदान के लिए लाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हारी मदद का शुक्रिया साहिला। अब तुम्हारा नाम मेरी कहानी का हिस्सा होगा। मैं तुम्हें अपार शक्ति दूंगी। याद रखना चीनी, यहाँ हर चीज की कीमत होती है। तुम्हारा सफर अभी